सास का बड़ा कमरा। भोपाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया किशन लाल था, जो अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। सरिता के अलावा उस परिवार में उनके दो बेटे मोहन और करण, दो बहुएं गरिमा और ममता और एक पोती सोनम भी थी। वो बहुत सुख से जी रहे थे। सरिता, तुमने मेरी धोती देखी क्या? हाँ देखी है ना, सफ़ेद कलर की है भाई। वेरी फनी। थैंक यू। अरे मजाक ना करो, बताओ कहाँ है? अब रुकिए जी, ढूंढना पड़ेगा। इतना बड़ा कमरा है, कौन सी चीज़ कहाँ है पता ही नहीं चलता। अरे तो ढूंढो ना फिर। सरिता किशनलाल की धोती ढूंढने लगी, लेकिन उसका कमरा इतना बड़ा था और उसमें इतनी सारी अलमारियां थी कि धोती ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। तभी मोहन, करण, गरिमा और ममता भी वहां आ गए। अरे क्या हो गया मम्मी, क्या ढूंढने में लगी हुई हो? तेरे पापा की धोती ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। आपके कमरे में ही होगी, और कहाँ होगी? हाँ मुझे पता है मेरे कमरे में ही होगी, लेकिन देख रहा है ना कमरा कितना बड़ा है, ढूंढने में समय लगता है। तो आपको याद नहीं कहाँ रखी? हाँ, और नहीं तो क्या, जहाँ रखी थी वहीं होगी ना। अरे चुप करो, तुम दोनों बकवास ना करो। जब मेरी उम्र पर पहुंचोगी ना तब मैं पूछूंगी कितना याद रहता है तुम लोगों को। अरे मम्मी जी, आप तो गुस्सा हो गई। अगर मदद नहीं कर सकते तो बकवास भी मत करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से तुम लोग। तभी मोहन की बेटी सोनम वहां आ गई और बोली, अरे दादाजी, आपकी धोती तो बाथरूम में टंगी है। अरे हाँ, याद आया, कल मैं नहाने गया था तो वहीं छोड़ आया था। थैंक यू मेरी बच्ची। हे भगवान, मैं तब से पूरा कमरा छान रही हूँ और आप वो बाथरूम में छोड़कर आ गए थे। दोबारा मुझसे पूछने से पहले सही से देख लेना, हाँ नहीं तो। धोती मिलने के बाद सब लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उस घर में बाकी सबके कमरे छोटे छोटे थे, लेकिन एक किशनलाल और सरिता का कमरा ही सबसे बड़ा था, इसलिए वहाँ कुछ भी ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी। रात का वक्त था। गरिमा अपने छोटे से कमरे में इधर उधर घूमकर कुछ काम कर रही थी। अरे बाप रे, ये कमरा है या चूहेदानी? कहीं भी जाओ तो टकरा जाओ। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। अरे क्या हुआ, गिर गई क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। आई ओहो मेरी चतुर सुंदरी। चल देखा कितनी चोट लगी है। मोहन गरिमा के घुटनों पर हाथ फेरने लगा। तभी सोनम वहां आ गई। मम्मा, बाम लगा दो, दादाजी की तरह आपको भी चाहिए। सोनम ने अपनी छोटी सी हथेली में बाम निकाला और गरिमा के घुटनों पर लगाने लगी। मेरी प्यारी कुटिया, तू ही एक है जो मेरी चिंता करती है। अच्छा, और मैं क्या दीवार हूँ? तुम तो मेरे दुख में भी हंस रहे हो। मुझे इस छोटे से कमरे में घुटन हो रही है। हाँ यार, सच में ज़रा सी भी जगह नहीं है। 2 कदम चलो तो दीवार से टकरा जाओ, बैठो तो किसी चीज़ पर गिर जाओ। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अगले दिन गरिमा को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। अगले दिन स्कूल में सोनम का टेस्ट था। वो पढ़ने के लिए अपनी किताबें लेकर बैठी, लेकिन कमरे में स्टडी टेबल रखने की जगह नहीं थी। मजबूरन उसे बेड पर ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। मम्मा, मुझसे ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, ये किताबें गिर रही है, बेड भी हिल रहा है। तो क्या करूं, कमरे को खींचकर बड़ा कर दूं? सच में यार, इस कमरे में ढंग से कुछ भी करना मुश्किल है। सोनम जैसे तैसे पढ़ाई कर रही थी, लेकिन सोने का समय होते ही समस्या और बढ़ गई। पापा, मैं कहाँ पढ़ूं? अब दोनों सोने लगते हो, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और करे भी तो क्या? इस छोटे से कमरे में दूसरा बेड लगाने की जगह भी तो नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि स्टडी टेबल भी नहीं डाल सकते। सोनम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अच्छा नंबर चाहिए टेस्ट में, लेकिन मुझे सही से पढ़ने की जगह ही नहीं मिल रही। आखिरकार सोनम को किताबें रख कर सोना ही पड़ा, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी मोहन को ऑफिस जाना था। अगले दिन दोपहर का समय था। गरिमा रसोई में कुछ काम कर रही थी कि अचानक उसे याद आया कि उसे अपनी सासू माँ सरिता के कमरे से कुछ लेना है। वो जल्दी जल्दी अपने हाथ धोकर उनके कमरे की तरफ बढ़ी। सरिता उस वक्त बाहर गई हुई थी, तो गरिमा ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अरे मम्मी जी तो यहाँ है ही नहीं। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बड़ा हवादार कमरा, एक तरफ आरामदायक कुर्सी, बड़े बड़े अलमारी और खिड़की से आती ठंडी हवा। काश ये कमरा मेरा होता, कितना आराम हो जाता। सोनम भी अच्छे से पढ़ पाती और मुझे भी हर वक्त उस छोटे से कोने में घुटन महसूस नहीं होती। वो सोचते सोचते वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ क्या करने आई थी। झटपट काम निपटाकर वो वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर हमें ये कमरा मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। शाम को जब मोहन घर आया तो गरिमा ने उससे प्यार से कहा, मोहन सुनिए ना, मैं एक बात सोच रही थी।
तुम कुछ भी ना सोचो, मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, पहले पानी दो। अरे पानी भी दूंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। अगर मम्मी जी वाला कमरा हमें मिल जाए तो? क्या? मम्मी जी वाला कमरा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे पर सोचो तो सही, कितना बड़ा है, हवादार है, सोनम की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और हमें भी चैन मिलेगा। अरे लेकिन मम्मी से कैसे कहूँ कि हमें अपना कमरा दे दो? ये बहुत अजीब लगेगा। अच्छा पहले पानी लाओ, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ लाती हूँ। गरिमा गई और फटाफट मोहन के लिए एक गिलास पानी लेकर आई। ये लो पानी, और अब बताओ। अरे बताना क्या है, वो मम्मी पापा का कमरा है, मैं उनसे कैसे बोल सकता हूँ? अरे तो क्या हुआ कि सारी ज़िंदगी हम इस छोटे से दड़बे में सड़ते रहेंगे? सोनम की पढ़ाई का तो सोचो। अरे लेकिन मम्मी मानेंगी क्या? आप एक बार प्यार से बात तो करो, देखो हमारी परेशानी समझेंगी। मोहन ने कुछ देर तक सोचा और फिर भारी मन से हामी भर दी। ठीक है, कल मम्मी से बात करते हैं। गरिमा ने खुशी से मोहन की कंधे पर सिर रख दिया। अगले दिन दोनों बुरी तरह नर्वस थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर सरिता के पास पहुंचे। कैसी हो मम्मी? तू ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कहीं बाहर शहर से होकर आ रहा हो? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? इतनी औपचारिकता दिखा रहा है और आवाज़ भी तेरी लड़खड़ा रही है। बात क्या है भाई? वो मम्मी एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मम्मी जी दरअसल हमारा कमरा बहुत छोटा है, सोनम को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। आज तो बेचारी का एग्ज़ाम था, लेकिन कल वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस जाना था और हमारे कमरे में तो स्टडी टेबल रखने तक की जगह नहीं है जहाँ वो बेचारी बैठकर पढ़ ले। देखो बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ, सीधे सीधे बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। दरअसल हम सोच रहे हैं कि अगर हमें आपका कमरा मिल जाए तो। क्या? तुम लोग मुझसे मेरा कमरा मांग रहे हो? नहीं मम्मी, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। सरिता ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, सोनम की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तुम लोग मेरा कमरा ले लो। गरिमा खुशी से उछल पड़ी और सरिता के गले लग गई। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। सोनम को जब ये पता चला तो वो भी खुशी से झूम उठी। थैंक यू सो मच दादी। अरे तेरे लिए कुछ भी मेरी बच्ची। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। 2 दिन बाद ही मोहन की छोटी बहन चमेली अपने ससुराल से मायके आई। शुरुआत में तो उसे बहुत प्यार से बात की, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी माँ का कमरा अब गरिमा के पास है तो उसका चेहरा उतर गया। माँ, आपका कमरा गरिमा भाभी के पास, ये कब हुआ? अरे सोनम की पढ़ाई के लिए दे दिया बेटा। वाह क्या बात है, भाभी की तो चांदी चांदी होगी। सरिता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चमेली अब चुप नहीं रहने वाली थी। वो अपनी भाभी ममता के पास गई और धीरे धीरे उसके कान भरने लगी। अरे ममता भाभी, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा? क्या? देखो तो सही, गरिमा भाभी को कितना बड़ा और शानदार कमरा मिल गया और आप अब भी उसी छोटे कमरे में। अरे कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। वाह भाभी, आप तो बहुत महान है। लेकिन सोचिए, आप भी तो घर की बहू हो। गरिमा भाभी ने तो अपना काम बना लिया और आप बस चुपचाप सह रही हो। ममता कुछ बोली नहीं, लेकिन ये बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। अब ममता के मन में भी बड़ा कमरा पाने की लालसा जाग चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब तो मुझे भी बड़ा कमरा लेकर रहना है। ममता अकेले अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अब मैं बड़ा वाला कमरा कैसे लूँ? डायरेक्ट इनसे कहूँगी तो ये कभी नहीं मानेंगे। उसने गहरी सांस ली और फिर अचानक उसे ख्याल आया, अरे चमेली दीदी तो इस काम में एक्सपर्ट है, उनकी सलाह लेनी चाहिए। ममता ने झटपट उठकर चमेली को ढूंढा। वो आंगन में बैठी चाय पी रही थी। ममता तेज़ी से उसके पास पहुंची और बोली, चमेली दीदी, मुझे भी ना वो बड़ा वाला कमरा चाहिए, पर अगर मैंने सीधे सीधे ये कहा तो वो कभी मानेंगी ही नहीं, मुझे कुछ तरीका बताओ ना। चमेली ने चाय का घूंट लिया और आंखें घुमाकर बोली, तरीका तो एक ही है। कुछ ऐसी परेशानी पैदा करो कि सबको लगे कि तुझे छोटे कमरे में रहना मुश्किल हो रहा है। मतलब? मतलब छोटी छोटी मुसीबतें क्रिएट करो, ऐसा माहौल बना दो कि घर वाले खुद कहे भाई ममता को बड़ा कमरा देना चाहिए। ममता को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने तुरंत सिर हिलाया। बस अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन ममता ने पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया। उसने ढेर सारे कपड़े निकालकर दरवाजे के पीछे, बिस्तर के कोनों में और कहीं कहीं टांग दिए। नतीजा ये हुआ कि कोई भी कपड़ा ढूंढना नामुमकिन हो गया। शाम को जब करण अपने कपड़े पहनने आया तो गुस्से से चिल्ला उठा, अरे मेरी शर्ट कहाँ है? ममता वहीं खड़ी थी, उसने मौका नहीं छोड़ा। एक लंबी सांस लेते हुए नौटंकी करते हुए बोली, यही तो परेशानी है, ये छोटा सा कमरा,
कपड़े रखने की जगह ही नहीं बचती। अगर हमारे पास बड़ा कमरा होता तो ये सब नहीं होता। करण ने इधर उधर देखा, फिर सर खजाते हुए बोला, तो क्या करे, हमारे पास जितना कमरा है उतना ही रहेगा ना, कोई जादू से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। ममता ने आहें भरी, लेकिन अंदर से समझ गई कि पहला वार तो खाली गया। अगले दिन ममता ने करण को बुलाया और मोबाइल दिखाते हुए बोली, देखो तो मैंने ऑनलाइन एक नई ड्रेसिंग टेबल देखी है, सुंदर है ना? अच्छी है, लेकिन हमारी पुरानी भी ठीक है। अरे वो पुरानी हो गई है, ये देखो कितनी मॉडर्न लग रही है। करण ने ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ लेकिन ये बहुत बड़ी है, हमारे कमरे में आएगी नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, हमारा कमरा बहुत छोटा है। अगर हमारे पास बड़ा कमरा होता तो हम इसे आराम से रख सकते थे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें बड़ा कमरा चाहिए? नहीं नहीं, मुझे बड़ा कमरा नहीं चाहिए, मुझे तो ये ड्रेसिंग टेबल चाहिए। हाँ, पर इसके लिए बड़ा कमरा चाहिए होगा। क्या मेरी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? करण को समझ में नहीं आया कि क्या बोले। उसने टालने की कोशिश की, लेकिन ममता पूरी तरह से ठान चुकी थी। उसने करण की बाह पकड़कर कहा, मुझे ये ड्रेसिंग टेबल अपने कमरे में रखनी है, मतलब रखनी है। और जब गरिमा दीदी को बड़ा कमरा मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? तो तुम क्या चाह रही हो, मैं मम्मी से कहूँ कि वो कमरा गरिमा भाभी से लेकर हमें दे दे? ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने, पर हाँ, ऊपर जो किराएदार वाला कमरा है वो तो हमें मिल सकता है। अरे हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। ठीक है, मम्मी से बात करते हैं, कल अभी सो जाओ। अगले दिन दोनों सरिता के पास पहुंचे। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। देखो मम्मी, ये मेरा आइडिया नहीं है, ममता का है। अब तुम लोग पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मम्मी, हमें वो किराएदारों वाला बड़ा कमरा चाहिए। सरिता चौंक गई। क्या? वो कमरा? लेकिन जो किराया आता है वो तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बंटता है। तो क्या हुआ, हम घर वाले ही छोटे कमरे में रहे और किराएदार ऐश करें, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर तुम लोग आधा किराया गरिमा को दे दो तो वो कमरा ले सकते हो। ये सुनकर ममता का चेहरा उतर गया। हद है, अपने ही घर में रहने के लिए किराया दूं? अब बड़ा कमरा चाहिए तो कीमत भी तो बड़ी चुकानी होगी ना। ममता को गुस्सा आ गया। वो पैर पटकती हुई वहाँ से निकल गई। इसके बाद ममता के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। जब भी वो रसोई में काम करती तो फ्रस्ट्रेशन से बर्तन गिरा देती। अरे ये क्या कर रही हो? तो क्या करूं, इस छोटे से कमरे में और किचन में दम घुटता है मेरा। जब भी कोई उससे बात करता वो चिड़चिड़े अंदाज में जवाब देती। ममता, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस छोटा कमरा है ना तो छोटी सोच भी आ गई है। घर का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो गया था। रात का समय था। किशनलाल और सरिता अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। सरिता, हमारे घर में तो पूरी महाभारत चल रही है। एक तरफ गरिमा है जो अपने बड़े कमरे में मज़े से आराम कर रही है, और दूसरी तरफ ममता जो किसी भी हाल में बड़ा कमरा चाहती है। अब इस महाभारत को रोकने के लिए तुम क्या करोगी? क्या गरिमा से कमरा लेकर ममता को दोगी, या फिर किराएदारों वाला कमरा ममता को सौंप दोगी? आपने मुझे क्या कोई पंचायत का सरपंच समझ रखा है? ये दोनों बहुएं अपने अपने स्वार्थ में इतनी डूबी हुई है कि घर को अखाड़ा बना दिया है। पर मैं भी इनकी सास हूँ, इनकी चालाकियों को अच्छे से समझती हूँ। अब कुछ ऐसा करूँगी कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। क्या मतलब? अरे सुबह देखना, मज़ा आएगा। अगली सुबह सरिता सीधे गरिमा के कमरे में जा पहुंची, जहां गरिमा अलमारी ठीक कर रही थी। गरिमा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अलमारी सेट कर रही हूँ। ठीक है, ये काम पूरा करके कमरा खाली कर दो। अब इस घर का सबसे बड़ा कमरा सिर्फ मेरा होगा। पर मम्मी जी, ये कमरा तो आपने ही हमें दिया था। आपने कहा था सोनम को पढ़ाई के लिए शांति चाहिए, इसलिए। हाँ कहा था, लेकिन अब मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। अगर सोनम को पढ़ाई करनी है तो वो मेरे कमरे में आकर कर सकती है। मैं उसके लिए एक अलग स्टडी टेबल लगवा दूँगी। अब तुम दोनों पति पत्नी वापस अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दोनों अपना सामान समेटो और अपने पुराने कमरे में लौट जाओ। गरिमा और मोहन का चेहरा उतर गया। गरिमा ने ममता की तरह झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सरिता के ठोस जवाबों के आगे उसकी कोई दलील नहीं चली। मजबूरन उसे कमरे से अपना सामान हटाना पड़ा। जब ये सब ममता ने देखा तो मन ही मन वो फूली नहीं समाई। उसे लगा कि आखिरकार सरिता ने उसके लिए कमरा खाली करवाया है। वो खुशी खुशी सरिता के पास पहुंची। वाह मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब मैं अपना सामान कब ले जाऊं बड़े कमरे में? तुम कहीं नहीं जा रही हो। यह कमरा अब सिर्फ मेरा होगा और मेरा ही रहेगा। ज़्यादा बड़े बड़े सपने ना देखो। पर आपने तो गरिमा दीदी से खाली करवाया, तो मुझे लगा। हाँ, क्योंकि यह कमरा मेरा है, ना कि गरिमा का, ना ही तुम्हारा। तुम अपनी वो छोटी दुनिया में रहो जिसमें रह रही थी। पर मेरी नई ड्रेसिंग टेबल ना बड़ी है, वो छोटे कमरे में कैसे आएगी?
तो उसे मेरे कमरे में रख लो, जब चाहो यहाँ आकर सज संवर सकती हो, और अगर तुम्हारा कोई और बड़ा सामान है तो वो भी यहाँ रख सकती हो, लेकिन रहना तो तुम्हें अपने कमरे में ही पड़ेगा। ममता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी सास कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है और उसे अपने ही छोटे कमरे में रहना पड़ा। उसी वक्त चमेली अंदर आई और पूरे घर में घूम घूम कर मजाक करने लगी। अरे ममता भाभी, आपने तो बड़ा वाला कमरा लेने के लिए कितनी चालें चली, पर मिला क्या? उल्टा मम्मी ने सबसे बड़ा कमरा खुद रख लिया। चुप रहिए चमेली दीदी, जले पर नमक ना छिड़को। हाँ चमेली दीदी, आप तो बस मज़े लेने आती हो, वही करके जाओ। सही कहा, क्योंकि चमेली ने ही ममता के कान भरे थे कि दिक्कतें पैदा करो तभी कमरा मिलेगा। मैंने सब सुन लिया था, मुझे शुरू से पता है इस घर में क्या चल रहा है। क्या? मतलब ये सब चमेली दीदी की सलाह थी, जिस वजह से मुझसे बड़ा कमरा छिन गया। चमेली दीदी, आज तो आपको छोड़ूंगी नहीं। ममता और गरिमा दोनों मिलकर चमेली को दौड़ाने लगी और चमेली हंसते हंसते भागने लगी। घर में जो महाभारत छिड़ी थी अब वो खत्म हो चुकी थी। दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि चालाकी से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और सरिता ने ये साबित कर दिया कि सास हमेशा सास रहेगी।